बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानजीर, आपको स्पोर्ट्स फ़ोन की स्पेशल ट्रांसमिशन में जी वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, कल पहला मैच खेला गया लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान और 8 विकेटों से बड़ा आसानी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विक्ट्री हासिल की। आज डबल हेडर है जी। पहला मैच कोटा ग्लैडिएटर और हमने देखा कि जो ज़ल्मी है इनके दरमियान खेला जा रहा है रावलपिंडी स्टेडियम में, उस पर बात करेंगे। और सेकंड मैच जो है वो कराची में खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के हवाले से। जल्दी से अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कशन काफ़ी चीज़ों पे करनी है। तो हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, वन एंड ओनली उमर अकमल एंड मुजाहिद जमशेद साहब। दोनों को बहुत बहुत वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। उमर भाई, कल के मैच पे थोड़ी सी बात करके फिर आगे मूव करते हैं। लगता था कि शायद कोई मुकाबला तगड़ा होगा, पिंडी की जो पिच है बैटिंग पैराडाइज है, बट बहुत कम टोटल। इतने कम टोटल पे आपको लगता था कुछ ऐसी चीज़ डिफरेंट कर सकते हैं या मुश्किल ही था? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अगर एक डिसाइड हो चुका हुआ था कि यहाँ पे हमारे मैचेस होने हैं, तो हमें पहले से ही विकेटों को इतना प्रिपेयर करना चाहिए था कि पहले मैच से ही, वो कहते हैं जी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर हम इसको एक अच्छे टोटल की तरफ लेके जाते या एक हाई आप कह लेंगे 200 के करीब लेके जाते और मैच आप कह लेंगे थोड़ा फंस के होता तो क्राउड ज़्यादा एंजॉय करता। आज भी आज जैसे मैच हो रहा है, फिर सेकंड मैच भी है, तो क्राउड को ज़्यादा मज़ा आता है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में डिफरेंट लीगें चल रही हैं, तो हमने अपनी लीग को हमने इस तरह करना था, आगे लेके जाना था। तो हमें ये विकेटों को पहले से प्रिपेयर करना चाहिए था। आप इतने सीजन खेले हैं और डोमेस्टिक भी आप बहुत खेले हैं, तो आपके ख्याल में कौन सा ज़्यादा बेहतर स्टैंडर्ड, प्योर बैटिंग विकेट्स होनी चाहिए या बैलेंस रखना चाहिए बैटिंग और बॉलिंग के दरमियान, दोनों को सूट करे? देखें, ये T20 और स्पेशली जो लीग है, जैसे हमारा कोई भी क्रिकेट होती है, कोई भी कंट्री अपनी क्रिकेट करवाती है, लीग करवाती है, तो वो टोटली बैटिंग ट्रैक बनाती है। एक आधा विकेट ऐसा होता है कि वो इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता। अगर हाई स्कोरिंग मैच होता है तो क्राउड आता है, एंटरटेनमेंट मिलती है, क्राउड को मिलती है, क्राउड आता है, इंजॉय करता है, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, कि वो अपना टाइम, वो कहते हैं कि अगर हम ग्राउंड में हैं तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमने खूब ज़्यादा इंजॉय किया है, क्रिकेटरों को देखा है, उनकी पावर हिटिंग देखी है या कुछ भी देखा। तो इसी तरह हमें हर मैच को, हर विकेट को हमने इस तरह प्रिपेयर करना चाहिए कि 200 प्लस होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि IPL में स्टार्टिंग में इतना स्कोर नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट सीजन में उन्होंने 200 किया, इस सीजन में वो 300 कर रहे हैं। तो उन्होंने मेंटली अपने प्लेयरों को और जो ग्राउंड स्टाफ है उनको इतना प्रिपेयर किया हुआ है कि हमने एंटरटेन करना है क्राउड को। प्लस आपने इसी मोमेंटम को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी तो ट्रांसफॉर्म करना ना, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं एक चीज कल सोच रहा था, कल उमर भाई से भी हम बात कर रहे थे कि आपने कुछ डिफरेंट करना था इस लीग के अंदर। मिसाल के तौर पे आप जैसे एक लीग के अंदर मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया कि 4 जो ओवर का पावर प्ले है वो बॉलिंग को दे दिया, 2 का राइट दे दिया बैटिंग को, वो जब मर्जी यूज कर रहे हैं। डिफरेंट किया, वो बंदा उड़ाने तो लग गया। मतलब आप कुछ तेज खेलने पे छक्के चौकों की आप क्वांटिटी के ऊपर पॉइंट ऐड कर देते हैं। इरफान भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, अगर कुछ चेंज होगा ना तो इसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी। ठीक है, अगर आप हाई स्कोरिंग मैच होगा, पता चलेगा कभी प्रेशर में या उस एवरेज को हमने कैसे मेंटेन रखना है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान टीम को प्लेयर मिलेंगे जो कि पिछले कुछ सालों से नहीं मिल रहे जी। तो अब इंडिया या कोई भी टीम है, वो क्यों अपने ABCD टीमें लेके बैठी हुई है कि उनके पास प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं। वो IPL में उनके प्लेयर बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, कोई लीगें हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, हम लोग वो वही 150 170 पे फंसे नहीं आ रहे। ये लाहौर कलंदर के हवाले से बात करें, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कई दफ़ा वो कहते हैं ना ये तो बेसमेंट में चले जाते हैं नीचे चले जाते हैं। तो ये क्या माइंडसेट है कि कोच भी चेंज हुआ, सब कुछ हुआ, या तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलते हैं या बिल्कुल ही डाउन क्रिकेट जो वन साइडेड फेयर ही रहता है इनका? देखिए, बैलेंस अगर देखा जाए तो ज़्यादा फर्श पे है। और हमने देखा है हमेशा उन्होंने स्ट्रगल की है। रही बात इनकी जो मैनेजमेंट है वो भी बड़ी शिफ्टिंग पॉइंट पे रही है। कभी आकिब जवेद जितना भी उन्होंने काम किया लाहौर कलंदर के लिए, मैं भी 1-2 साल पार्ट रहा हूँ लाहौर कलंदर का, इनका बेसिकली डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस था, मैच जीतने पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। जब दूसरी टीमें जीतनी शुरू हुई तो फिर इनको भी थोड़ा सा, क्योंकि आप बैकी जब प्लान्स करते हैं ना, जब बैकी बातें करते हैं, बैके प्लान्स करते हैं, तो फिर आप रिज़ल्ट को इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूसरी टीमों ने रिज़ल्ट देने शुरू कर दिए, फिर इनको फिक्र होनी शुरू हुई। उस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। रिसेंटली हमने देखा कि 2 टाइटल जीते हैं, लेकिन
वो उस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर सके। देखें मेरा एक दोस्त है, उसकी मेडिकल स्टोर था, तो हर एक को ना 8-9 गोलियां दे देता था। कोई मैंने एक दिन कहा यार कि इतनी ज़्यादा गोलियां दे देते हो तुम, कहता किसी ना किसी तो आराम आ ही जाएगा। तो इतने डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक प्लेयर आपने निकाला है हारिस रऊफ, वो भी एक मुश्किल, जितने भी कप्तान हैं उनके लिए सबसे मुश्किल जो काम है वो करके देता उनको कि जी आए मुझे बॉल दे, और आपका काम जो आसान जा रहा है 70 पे उनका 5 आउट है, मैं उनको 170 पे लेके जाऊँ और 5 ही आउट रहेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो ये भी एक तो प्लेयर दिया और उसके साथ प्रॉब्लम भी दी। बिल्कुल। अब उसका कोई हल नहीं दिया, और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, नो डाउट उन्होंने हाइप क्रिएट की, हमेशा उन्होंने क्रिकेट को उठाने की कोशिश की, उसमें अपना फाइनेंशियली इंटरेस्ट। लेकिन उसमें सबसे मेन चीज़ तो ये है कि विकेट्स जब तक नहीं ना होंगी प्रॉब्लम आएगा। उमर भाई, कल की अगर मैच की एक और थोड़ी डिस्कशन करें तो बैटिंग के लिहाज से अब्दुल्ला शफीक इंटायरली डिफरेंट नज़र आया। जिस तरह खूबसूरत खेला, 173 का स्ट्राइक रेट भी था, बाकी पूरी बैटिंग साइड हमें कोलैप्स होती नज़र आई। फिर इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड आए तो साहबजादा फरहान शुरू में अच्छा लिखे बट वो आउट हो गए। आप क्या समझते हैं ये जो हमारे प्लेयर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट, और अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स के हवाले से क्या कहेंगे? मैं अब्दुल्ला शफीक के हवाले से एक बात बोलूँगा, जिस तरह का उनका टूर गुजरा है न्यूजीलैंड, उस तरह का उनका कमबैक नहीं हुआ, लेकिन इस इनिंग से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा वापस आया और इससे लाहौर कलंदर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छे नोट पे अब्दुल्ला शफीक बैटिंग को संभालेंगे, और जो साथ खेलने वाला होगा एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए टेस्ट प्लेयर, अब्दुल्ला शफीक को जो जूनियर प्लेयर है, नो डाउट फॉरनर प्लेयर तो होते ही हैं साथ, उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि भाई पाकिस्तान की कंडीशन क्या है, तो अगर हम इसको इस तरह डील करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाहौर कलंदर का एक अच्छा टोटल हो सकता है। अब्दुल्ला शफीक के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा था, वो कोई आ रहा था, वो अपनी उसी फ्लो में खेलता हुआ आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा जैसे इन्होंने बात की है कि इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिस तरह इन्होंने कैंप लगाए हुए थे कि भाई हमने किस सिचुएशन में, या हमारा पहला मैच है, विकेट को हमने देखते हुए हमारा क्या टोटल होना चाहिए, कोचिंग स्टाफ को सोचना चाहिए, वो एक अच्छा मैसेज प्लेयरों को कन्वे करना चाहिए कि भाई इस विकेट पे इतना टोटल होगा तो हमारे बॉलर सेव कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, लाहौर कलंदर से भी खेले आप और कोयटा की तरफ से खेले, आज कोयटा का भी हाँ मैच है, उस पर भी बात करते हैं। आपको वैसे पर्सनली किस फ्रेंचाइज से खेल के सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, और आपको लगा कि यार ये प्लेयर को बहुत अच्छा लुक आफ्टर करते हैं और ये जो आप करना चाह रहे हैं वो चीज़ आपसे करवाने में हेल्प आउट करते हैं? मैं अगर आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं कि एज ए रिस्पेक्ट, जो फ्रेंचाइज, मैं 2 फ्रेंचाइजों से खेला हूं, जो मुझे रिस्पेक्ट लाहौर कलंदर ने दी है, मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और मैं नहीं, मेरी फैमिली को भी, मेरे बच्चों को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। और आप ये कह लें कि उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था, स्पेशली आकिब भाई ने, क्योंकि आकिब भाई भी थे उस वक्त, इजाज़ भाई भी थे, और समीन भाई थे, आतिफ भाई थे, कि समझ लें कि इन्होंने एक माहौल बनाया होता है कि भाई PSL में कि हमने छोटे से छोटा प्लेयर हो, बड़े से बड़ा प्लेयर हो, ये उनको साथ लेके चलते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ अगर क्रिकेट में उससे नहीं कुछ हो रहा तो आप उससे वो थोड़ा सा अवॉइड करते, नहीं, जिस प्लेयर से नहीं कुछ होता ना तो ये उसको साथ लेके चलते हैं, उसके और करीब आते हैं। जब कोई लड़का परफॉर्म कर रहा होता ना, उससे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, जिससे परफॉर्म नहीं होता उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये इनकी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ी सी क्योंकि जो इश्यूज हैं जो रिलेटेड हैं उस पर भी आज बात करते हैं। कल हमने डेविड वार्नर की बात की थी कि वो जिस तरह प्रैक्टिस के ऊपर उन्होंने थोड़ी नाराज़गी का इजहार किया। कॉर्बन बोश की भी अब एक न्यूज़ हमारे सामने है, सबको मालूम है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के अब IPL में चले गए हैं, उनको 1 साल के लिए बैन भी कर दिया गया। पहले आप इस पर कहना चाहें कि ये क्या स्टैंडर्ड की वजह से इस तरह होता है, या फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर ये प्लेयर प्रेफरेंस दे के आपके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं? और कैरी की भी तरफ से भी न्यूज़ आ चुकी है, वो भी पुल आउट कर चुके हैं। देखिए, स्टेटमेंट तो बोश का बहुत ज़बरदस्त था। देखिए, अगर आपने उसको कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे आपने नोटिस भेजा, तो उस नोटिस को आपको जस्टिफाई करने के लिए जो भी आपका सॉलिसिटर है वो मेंटली प्रिपेयर है। देखिए, उसने जो जस्टिफिकेशन दी है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ दी कि जी दुनिया के हर मुल्क में बॉम्बे की लीग और उसकी टीम जा रही है, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। वो साउथ अफ्रीका में भी खेल रही है लीग बॉम्बे, वो दुबई में भी खेल रही है, वो वेस्ट इंडीज़ में भी खेल रही है, वो IPL भी खेल रही है। तो आई हैव द मोर अपॉर्चुनिटी कि मेरे पास मोर ऑप्शंस हैं कि मुझे अगर मैंने यहाँ परफॉर्म किया तो मैं दूसरी लीग्स में भी खेलूँगा, रैदर देन मैं आई प्ले फॉर ज़ल्मी। मैंने प्रेफरेंस दी बॉम्बे को टू सिक्योर माई फ्यूचर। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसको उस एंगल में नहीं लेना चाहिए कि मर गए लुटे गए जी जनाब होने थे
सानू साइन किया सी उधर चला गया, हर बंदा अपने आप को सिक्योर करता है। तो इस वाइजली डिसीजन, मैं इसमें उसको दोष नहीं दूंगा या उसको लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट तो भी साइन किया था। आपका क्या एज ए प्लेयर इस पे टेक है कि वो ऑब्लिगेशन तो आती है, आप पहले साइन करके फिर आपको ऑफर आई? जैसे इन्होंने बात की है ना, अगर आपको ऑनेस्टली ओपिनियन बताऊं, एक तरफ वो भी ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ना, इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीएसएल की पूरी मैनेजमेंट को एक बड़ा स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए। जैसे आपको पता है कि इंग्लैंड के कुछ प्लेयर आईपीएल में बैन हुए, उन्होंने 2-2 3-3 साल उनको बैन किया है, ठीक है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी भी मैनेजमेंट है, उनको एक क्लियर मैसेज दे देना चाहिए कि भाई हमने तुमको 3 साल बैन किया, 4 साल बैन किया, अब तुम यहाँ का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन अगर वो नहीं बनेंगे, जैसे इन्होंने बोला कि उनकी वहां से भी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन एक ये मैसेज कन्वे कर देंगे, मार्केटिंग में एक मैसेज फेंक देंगे कि भाई जिसने ये काम किया है हम इसको 3 से 4 साल बैन करेंगे, ऑटोमेटिकली दुनिया का कोई भी प्लेयर होगा तो वो पाकिस्तान सुपर लीग को रिस्पेक्ट देगा। अगर वो नहीं देगा तो उसे पता होगा कि भाई अगर हमने वहां पे हमारी, जैसे आपको पता है कि वार्नर को वहां पे नहीं उन्होंने लिया तो यहाँ पे आ गया, तो सब प्लेयरों को एक क्लियर मैसेज चला जाएगा कि यार अगर यहाँ पे कोई 2 नंबरी की तो यहाँ से भी हम लोग बैन हो जाएंगे। अच्छा, लेट्स हैव अ डिबेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने जो कर रहे हैं इस पे, क्योंकि जब आपने अपने पीएसएल का स्टैंडर्ड को रेज करना है तो 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, इसको लोग पैसों की वजह से आएंगे क्योंकि उनके इमोशंस तो अटैच नहीं है, सारे प्रोफेशनल हैं। दूसरा ये है कि आप उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलें कि हर बंदे का एज ए प्लेयर भी दिल करे कि यार उधर क्रिकेट इतनी शानदार है, जैसे आप दोनों क्रिकेटर हैं, कोच हैं, आपको पता चलेगा यार इतना जबरदस्त स्टैंडर्ड है कि मैंने उधर मस्ट खेलना है। आपको कुछ 19-20 पैसों का डिफरेंस भी नजर आएगा तो आप क्वालिटी की वजह से चले जाएंगे, यार मेरी ग्रूमिंग बड़ी जबरदस्त होगी, उधर तो वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है। तो आप पहले बताइए कि ये इसमें पीसीबी किसी हद तक कामयाब हुआ है कि ये आपको लगता है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटेरिएट ही करती जा रही है चीज? जैसे मैंने पहले बोला ना कि जब तक विकेटों का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा ना, तब तक ये क्रिकेट इतनी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। और जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, हर टीम के कोचिंग जो स्टाफ होते हैं वो गोरे भी आते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, तो उनको समझ भी नहीं आती कि भाई विकेटों को कैसे हमने रीड करना है, कि हमने क्या एक मैसेज कन्वे करना है अपनी टीम को। जब तक ये चीज़ें इंप्रूव नहीं होगी ना तो हमारी क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी। जैसे आपने बोला कि यार दूसरी लीगों में पैसों का भी मसला होता है, क्रिकेट ऑफ क्वालिटी का भी पता चलता है। अब जैसे मुझे आप पूछे ना तो मैं आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा कि आप मेरे पास रखे ना 2 ऑप्शन, आईपीएल या बिग बैश, मैं सबसे पहले बिग बैश को चूज करूंगा। मे बी आई एम रॉन्ग, ये एग्री करें मेरी बात से, क्योंकि उधर क्रिकेट बहुत तगड़ी होती है, विकेटें बहुत तेज होती हैं। जब आप वहां की क्रिकेट खेल के एशिया में आएंगे ना, तो एशिया में आपके सामने जो मर्जी बॉलर होगा ना, सारी दुनिया की लीग खेलें, सबसे बेस्ट कौन सी लगी आपको? देखिए मैं अभी तक आईपीएल तो आपने बताया कल के, आईपीएल और बिग बैश मैं नहीं खेला, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बिग बैश खेलूं, आईपीएल खेलूं। बिग बैश 3 साल ऑफर आई, लेकिन उस वक्त जो कप्तान थे उन्होंने नहीं जाने दिया कि भाई हमारा कैंप लगा हुआ है तो आप नहीं जा सकते। अगर मैं वो खेलता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, लेकिन उसके बाद अगर मैंने कोई लीग खेली है तो मुझे अगर ज़्यादा मज़ा आया, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पाकिस्तान सुपर लीग खेली है, तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आया कि बाकी लीगों में तो हम खेलते ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग जब हुई थी, मैं स्पेशली नजम सेठी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया, पाकिस्तान के प्लेयरों को ऊपर लेके आए। और जैसे मैंने कल भी बोला कि 5 से 6 साल ये लीग ने बहुत हाइप पकड़ी है। उस वक्त प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग थे। तो शायद अफरीदी ने भी आपका और अहमद शहजाद का नाम लिया है, उन्होंने कहा जी इन 2 प्लेयर को तो एटलीस्ट मस्ट होना चाहिए था पीएसएल के अंदर। तो ये जितने भी ग्रेड्स हैं गेम के वो भी कहते हैं कि इनकी टीम में जगह बनती है। आप भी इसमें जरूर ऐड करें कि किस तरह हम इसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम को डिफरेंट अट्रैक्शन डालनी चाहिए थी, हमें कुछ डिफरेंट इंजेक्ट करना चाहिए था सिस्टम के अंदर कि दुनिया अट्रैक्ट होके ल्योर होके इसकी तरफ आती, रादर दैन के जी सानू वो ऑफर आ गई ऐसे इतने नहीं आना। देखिए अट्रैक्शन तो यही है कि सबसे पहले आपको पिचों का, जो जिसमें किसी भी बड़े प्लेयर को आने में हिचकिचाहट होती है, वो होती है कि आपकी पिच जो है अप टू द स्टैंडर्ड हो। आउट देखने कोई नहीं आता ग्राउंड में, हमेशा छक्के चौके देखने आते हैं। इसका मतलब दैट मीन्स के आपके पास वो उस तरह के क्रिएटर्स होने चाहिए, वो आपका स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल लेवल पे लेके आए और इसको मोर देन एंटरटेनमेंट करे। अब जैसे कल आपने इसकी ओपनिंग सेरेमनी इतनी हैवी कर दी
जो मैं देख रहा था, उसके बाद आपने पिच इतनी हैवी कर दी कि आप जो भी मिडल में बॉल पड़ता था वो लो भी रहता था और बॉल हैवी भी हो रहा था। आपने थोड़े थोड़े पार्सल करने होते हैं। पार्सल का मतलब पहला आपका स्टार्ट, फिर उसके बाद आपने जिस सेरेमनी कराई, सेरेमनी के बाद आपकी नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो आपकी पिचेस। उसके बाद कल क्राउड ठीक था, उसके बाद नो डाउट लाइटिंग में अंडर नाइट मैच था, आपने थोड़ी सी क्राउड के ऊपर भी लाइटिंग्स को थोड़ा हैवी रखना होता है। उसकी वजह ये है कि एटलीस्ट जो दुनिया देख रही हमें लाइवली देख सके, हम वी आर द लाइवली पीपल, वी लव क्रिकेट। तो ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें मिस होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो एक सोच है कि यार इसको बिगर एंड बेटर कैसे किया जाए, थोड़ी थोड़ी सजेशन कुछ आपसे ले ली, कुछ उम्र से ले ली, कुछ सजेशंस लेके उसको फिर मॉडिफाई जो फाइनलाइज चीज़ें हो उस पर आप अमल करें। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हमने कल देखी कि क्राउड उमर भाई बड़ा ज़बरदस्त था और फुल जैम पैक था। ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन के लिहाज से चीज़ है। और हम कल भी ये बात कर रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, देखिए ओवरसीज भी काफ़ी है। जब आपके पास इतना किस्म का एक ओपनिंग सेरेमनी हो, उसके बाद फिर आपको पिचेस पे कंप्रोमाइज उस पर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा बात दूसरा मैच, जो भी पहला मैच हो रहा है, डबल हेडर है आज, पेशावर ज़ल्मी का और कोयटा ग्लैडिएटर का। कोयटा की तरफ से भी आप खेले हैं, काफ़ी टाइम आपने खेला, और जो आपने जब कमबैक भी किया था, इवन सीजन जो जीते भी थे उसमें भी आप वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी, आपने उसकी जीत में बड़ा रोल प्ले किया। आप एक तो ओवरऑल स्क्वाड को कैसे देखते हैं, ये क्या बैलेंस है कोयटा का, और इसमें क्या चीज़ मिसिंग लगती है आपको? इसमें मिसिंग मैं यही बोलूँगा कि जैसे दुनिया की क्रिकेट या कोई इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो वो सर्कल को बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं। जैसे नो डाउट साउथकील कैप्टन है, उसने जैसा एक प्लान दिया होगा या कोच के साथ पहले अब एक एक करके साथ साउथकील कैप्टन बनता है इस टीम का। टी20 में तो हम कहीं देखिए एज ए वनडे प्लेयर, वनडे में भी हम एज ए वनडे प्लेयर, देखिए एज ए वनडे प्लेयर, एज ए टेस्ट प्लेयर, और टेस्ट क्रिकेट और वनडे वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेलता है। लेकिन T20 अभी उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे नवाज रिसेंटली ओपन करके आया न्यूजीलैंड में, तो अगर उसको ओपन करवाई जाती तो मेरा ख्याल है कि अगर सर्कल अच्छे तरीके से यूटिलाइज होता तो साउथ थोड़ा। ये तो उमर भाई हमने क्लब लेवल पे या गली मोहल्ले में देखा, मैं कप्तान मैं ओपन कराऊंगा, तो जो आपको पाकिस्तान में ओपन कर रहा है उसको 3 पे आप खिला रहे हैं, आप खुद मिडिल ऑर्डर हैं, आप ओपन कर रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे थोड़ा सा जो उनका कोचिंग स्टाफ है उनको ये करना चाहिए था। मे भी हो सकता है उनके दिमाग में हो कि यार राइटी लेफ्टी, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही कॉन्सेप्ट है कि यार राइटी लेफ्टी ओपन करेगा तो बॉलर डिस्टर्ब होगा, ये है वो है। एज ए प्रोफेशनल दुनिया की लीग में या दुनिया की टीमों में ऐसा नहीं होता। मे बी मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी सारी लीगें खेली हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि यार राइटी है तो आगे राइटी बॉलर है तो राइटी ओपन करेंगे। वो जो इस नंबर पे वो खेलता है उसी नंबर पे उसको खिलाते हैं कि भाई जाओ अपने टैलेंट को दिखाओ और स्कोर करो जितना कर सकते हो। अगर वो करता तो मेरा ख्याल है कि जैसे अभी तक कोयटा का बड़ा अच्छा स्कोर चल रहा है, तो शायद थोड़ा सा और अच्छा होता कि साउथकील ने थोड़ा सा जो सर्कल अच्छे तरीके से नहीं यूटिलाइज किया। वो शायद मे भी उसका ये प्लान है, मे भी उसका ये प्लान है कि जी मैं अगर विकेट पे रहूंगा तो मैं साथ साथ खिलाता जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि मिडिल ऑर्डर में उनके पास इतने पावर हिटिंग नहीं है, उनके पास ये पावर हिटर नहीं है कि जो आते ही वो हिटिंग शुरू कर देंगे। नहीं, उस पे रेली रूसो की बात करें, अब रेली रूसो तो वो 5वें नंबर पे रखा हुआ है, वो नंबर 3 पे रेली रूसो तो पूरी दुनिया में नंबर 3 पे खेलता है। जब मैं भी कोयटा में था तो मैं नंबर 4 पे खेल रहा था, तो मैं टॉप स्कोरर चल रहा था अपने कोयटा की तरफ से। तो मोइन भाई और नदीम भाई आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि हमने एक बैट्समैन को ऐड करना है, तो आप 5वें पे चले जाओ। रूसो तीसरे पे था, हम उसको चौथे पे ले आएंगे। एहसान आदिल था, हम उसको हमने खिलाना है तीसरे पे। मैंने कहा पाकिस्तान सुपर लीग है, आपकी टीम है, आप टीम के लिए मैं जो करने के लिए तैयार हूं मैं करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात सिंपल सी कि अगर कोई बंदा है, मैं तो उस पे हैरान हूं कि रूसो कैसे मान गया कि भाई मैं नीचे खेलूंगा। पहले आपने कप्तान रखा लास्ट सीजन में, तो अब आपने, और अब वो 5वें पे खेल रहा है। मैं तो हैरान हूं कि पूरी दुनिया पे वो नंबर 3 पे खेल रहा है, लीगें खेल रहा है, जहां मर्जी खेल रहा है। बिल्कुल। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके बाबर आजम के हवाले से बात करेंगे। वो भी ज़ल्मी के कप्तान है, अभी तक वो टाइटल नहीं जीत पाए, इस पर बात करेंगे, और कोयटा के स्क्वाड के हवाले से भी थोड़ी सी मजीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे PSL के हवाले से। उमर भाई थोड़ा सा बाबर आजम के हवाले से, उनके हवाले से बात करते हैं। बाबर आजम के लिए ये बड़ी मेक एंड ब्रेक वाली एक किस्म की ये जो है, क्योंकि वो T20 से वो रिजवान ड्रॉप हो चुके हैं, और अभी भी हम जो देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा खेलना शुरू कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर का स्टार्ट बड़ा अच्छा है। बाबर इंटरनेशनल पे
3-4 साल से ओपन कर रहे हैं, इधर भी वो ओपन कर रहे हैं पिछले, लेकिन 1.5 साल से हम देख रहे हैं उनको नंबर 3 पे खिलाया जा रहा है। तो क्या आपके ख्याल में ये, आप पहले इसमें ज़रूर बताइए कि क्या बाबर के लिए ये ठीक नंबर है ओपन करना या नंबर 3 पे आना चाहिए? देखिए, हम तो मेरा ख्याल पिछले 4-5 साल से इस चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं। डिबेट के अब थक गए हैं। बेसिकली एक तो उनकी T20 में जगह नहीं बनती, अगर जगह नहीं बनती तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास बैकअप नहीं है। हमारी नज़र में तो नहीं बनती, लेकिन जो आने वाले प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को संभालना है वो ही परफॉर्म नहीं करते, तो वहाँ जाकर फिर उनकी बारी आ जाती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हम कैरी कर रहे हैं कि हमारे पास बैकअप ना होने की वजह से एक सुपर डुपर हीरो बना दिया है एक एवरेज प्लेयर को। देखें, एवरेज आप एक कवर ड्राइव या एक ऑन ड्राइव से तो आप सुपरस्टार नहीं बन सकते, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में आपके पास जब तक शॉट ऑफ रेंज ज़्यादा नहीं होगी, आप 360 एंगल पे मास्टर क्लास नहीं होंगे, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इस चीज़ को तो हमें कोई दो राय नहीं है कि उसके पास शॉट ऑफ रेंज ज़्यादा नहीं है। ना तो एक तो लिफ्टेड शॉट मारते हैं, ना उठा के मारते हैं, और अपनी कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं, और उसमें रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलते हैं, जो कि मॉडर्न क्रिकेट में ये अलाउड नहीं करती। आपको लॉफ्टेड शॉट भी मारने हैं, आपने ऑफ स्टंप से लेग स्टंप पे भी खींचना है, आपने लेग स्टंप वाले को ऑफ स्टंप के ऊपर से भी मारना है। तो ये एबिलिटी हमें काफ़ी अरसे से नज़र आ रही है कि उनमें ये एबिलिटी नहीं है। रही बात, आपने देखना ये कि आपकी एबिलिटी 150 को चेस करने वाली है या 200 को चेस करने वाली, 150 को चेस करने वाली आपकी एबिलिटी तो ठीक है, लेकिन एडवांस क्रिकेट 2+ पे चली गई है, तो शायद 300 के करीब जा रही है। उमर भाई, ये मॉडर्न डे जो क्रिकेट की मुजाहिद भाई भी जिक्र कर रहे हैं, इस पे हमने 2-3 साल से बहुत बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट ओडीआई में भी 350 के प्लस पे जाना शुरू होगी, T20 में भी हमने देखा कि 250 से प्लस जा रही है। हम उसी तरह की वो 90s वाली क्रिकेट पे फंसे हुए हैं, या 2013-14 में ये एक बैरियर हमारा आया इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और दुनिया की टीमें आगे जाना शुरू हुई। सबसे बड़ा ऑनर्स ओबियसली मैं बात करता हूँ तो बाबर आजम पे आता है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रीमियम बैट्समैन, सारे उसी लड़के उसी को फॉलो करते हैं। आप फिर कप्तान भी 4-5 साल रहे, 9 टाइटल में कप्तानी कर चुके हैं, 9 डिफरेंट इवेंट में, PSL के अंदर भी, इंटरनेशनल भी, बट कोई टाइटल नहीं जीत पाए। ये लीड फ्रॉम द फ्रंट करने के लिए क्या उनको डिफरेंट करना पड़ेगा? ये जो अप्रोच है इनकी 120-25 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना। देखें, सबसे पहले तो जो इन्होंने बात की है ना, मैं उसको थोड़ा सा ज़रा कंटिन्यू करूँगा कि जो ये प्लेयर बाहर होते हैं, नए प्लेयर, वो नहीं कुछ करते तो फिर ये वापस आ जाते हैं। सबसे पहले आपको जब तक अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं आप देंगे तो आपके पास प्लेयर नहीं आएगा। आप ये देखें कि आजकल की क्रिकेट में कोई भी डोमेस्टिक खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता। वो कहते हैं यार हमने PSL खेलनी है, हमने वो T20 क्रिकेट खेलनी है, 2 छक्के मारने, 140+ बॉल करना है, हमें ग्रीन कैप मिल जानी। जब तक आप अपनी डोमेस्टिक में 4 से 5 साल नहीं लगाएंगे तब तक आपको कोई प्लेयर नहीं मिलेगा। और उस प्लेयर, जब वो प्लेयर आएगा टीम में, तो उसको पता होगा कि यार मैंने इस टीम में आने के लिए या इस जगह पे आने के लिए मैंने कितना हार्ड वर्क किया है, तो मैं इसको इतनी जल्दी से खाली नहीं करूँगा, मैं इस ग्रीन कैप को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसमें सारा आप कह सकते हैं कि मैं गलती कह सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये जो छोटे मोटे कैंप लगा रहे हैं इनको ख़त्म करके जो डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, कि जो डोमेस्टिक को वो इतनी हाइप दें जैसे पहले होती थी, हाइप दें, उसमें जो परफॉर्म करता है उसको उठा के कैंप में लेके आए। अब ये बात ये है कि अभी जो कैंप लगा था, आपने डोमेस्टिक हो रहा था फर्स्ट क्लास सीजन, उसमें उठा के आपने, मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं यही चीज कह रहा हूं ना कि आप डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे ना। अगर वो डोमेस्टिक को आप रिस्पेक्ट दे रहे होते तो आप ये कैंप ही ना लगाते। आप कहते यार जाके डोमेस्टिक, ये बात तो सारे फंडामेंटल को मानते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है इस पार्ट का कि रिजवान और बाबर ने जो प्लेइंग स्टाइल रखा 4-5 साल, दोनों ओपन करते रहे हैं, पाकिस्तान इसमें कोई टाइटल नहीं जीत पाया। वो रीज़न उसकी ये थी कि ये 120 बॉल्स में से 80% बॉल्स ये कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें से आपका स्कोर जब आता है 120-30 पे आता है, फिर इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 120-25 रहता है। बिल्कुल। बाकी जो 7-8 लड़के हैं उनको मिलती हैं 20 बॉलें या 25 बॉलें, उनको डिमांड की जाती है कि आप 50-60 करके दे। क्या ये मंत्रा चलता है और कितना नुकसानदेह है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? मेरा ख्याल है कि आपने सवाल भी खुद कर दिया है, जवाब भी खुद दे दिया है कि भाई इतना नुकसान चेंज करने के पॉइंट, इसके चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए कि कोचिंग स्टाफ जो होता है ना पाकिस्तान टीम का, एज ए प्रोफेशनल कोच होते हैं, वो इतना हाई पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको करता है, तो उनको एक क्लियर मैसेज देना चाहिए प्लेयर को कि भाई
ठीक है, एक मैच में तुमने कर लिया तो कर लिया, अब दूसरे मैच में ये काम नहीं चलेगा। चाहे वो कप्तान है, चाहे कुछ भी है, चाहे 1-to-1 उसके साथ मीटिंग करें, तो हम जब तक अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चेंज करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। नहीं, आकिब जवेद ने तो अभी इनको बाहर किया टी20 से। मेरा पॉइंट ये है, सर, प्लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि मैंने वक्त के साथ अपने आप को चेंज करना है, ग्रूम करना है। सर उनको पता था ना कि आगे न्यूजीलैंड टूर है। यार बात पता क्या है इरफान, मैं जितनी भी तारीफ करूं मुनरो की, कल देखिए 60-70 रन करना इसने पता नहीं दफ़ा किया होगा, लेकिन क्योंकि ही वॉज ऑलवेज आ लेग प्लेयर, लेग पे खेलने वाला प्लेयर था, कल उसने जितने भी शॉट्स मारे सारे ऑस्ट्रम पे मारे। अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट, कि उसे पता था इस पिच पे थोड़ा लो बाउंस रहता है, तो जब तक जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने थ्रू द लाइन जितने भी शॉट मारे, क्रिकेटिंग शॉट मारे, बेसिक्स में रह के शॉट मारे और वर्टिकल बैट से मारे, उसी चीज़ को अडेप्ट किया मुनरो ने और सारे शॉट्स उसने कवर पॉइंट और मिड ऑफ के ऊपर से मारे। दैट मीन्स कि इस स्टेज में भी आके उनमें लर्निंग कैपेसिटी है और अपनी चीज़ों को इन्हेंस करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पिच। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमारे यंगस्टर को, इवन के जो इमीडिएटली आप अपनी जो गेम प्लान है उसको अकॉर्डिंगली पिच जब तक एडवांस लेवल पे नहीं चेंज करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बोला है कि जो हमारे सीनियर प्लेयर होते हैं ना उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए, जैसे बाबर था, रिजवान था, उनको पता चल रहा है कि यार अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव खेलेंगे ना, हम ड्रेसिंग रूम में एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज देंगे। जैसे मैं यहाँ पे ज़रूर बात करूँगा गौतम की, गौतम से सवाल हुआ कि जी इस तरह रोहित शर्मा नहीं है फॉर्म में, वो एशिया कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं अच्छा कर रहे, लेकिन वो इतना बड़ा टोटल नहीं कर पा रहे, लेकिन टीम अच्छा कर रही है। तो गौतम ने उनको बड़ा अच्छा एक जवाब दिया उधर के जर्नलिस्ट को कि गौतम पॉजिटिव खेलता है, वो फ्रंट से लीड करता है, वो ड्रेसिंग रूम में बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज देता है कि विकेट में कुछ भी नहीं है, हम पॉजिटिव खेलेंगे। तो अगर ये इनको प्रॉब्लम हो रही है स्ट्राइक रेट से, तो एक बंदा जाके थोड़ा पॉजिटिव तो खेले, वो एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, तो अगर वो पॉजिटिव ड्रेसिंग रूम में मैसेज जाएगा तो बाहर वालों को ऑटोमेटिकली दिल बड़ा होगा। जैसे हम लोग बात की है, ये एक मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, इनफॉर्मर जो ओपनर्स होते हैं ना, इन्फॉर्म करते हैं ड्रेसिंग रूम में यार पिच कैसा है, कितना टोटल हमने इस पे करना है। कप्तान नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या इस पिच के ऊपर कितना टोटल होना चाहिए। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, ब्रेक से पहले जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें अब मैच का भी थोड़ा सा अगर बात करें, जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, इसी को आपने ट्रांसफॉर्म करना है इंटरनेशनल में। हमने देखा कि जो फिन एलन है वो 225 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गए हैं, पावर प्ले का बड़ा अच्छा शानदार 5 चौके 4 छक्के लगाए। इसी तरह जो हमने देखा शकील अपने ओपनर बनना चाह रहे हैं, बट उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 150 का है। ख्वाजा नाफे को नहीं रखा गया, वो भी एक ओपनर, इनके 4-5 से एक तरह के प्लेयर ऐड कर दिए। हसन नवाज प्रॉपर ओपनर हैं, उनको भी नंबर 3 पर रखा गया। रोली रसो की हमने बात की। आप ये जो अप्रोच है कि ये अभी भी हम इतना अच्छे स्टार्ट के बावजूद भी 170-80 पे फिनिश कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हसन नवाज को आपने एज ए ओपनर न्यूजीलैंड लेके गए थे और यहाँ पे उनके कोचिंग स्टाफ को चाहिए था कि उसके साथ जाते हुए एज ए ओपनर शकील ठीक है। अगर जैसे नॉर्मली होता है प्लान अगर करें, मैं भी लीगों में जाता था तो वो ये प्लान होता था कि यार अगर 6 ओवरों के बाद एज ए ओपनर कोई आउट होगा तो वो कहते थे कि उमर यू कैन गो। तो अगर 6 ओवर से पहले कोई आउट होता या 4 ओवर से पहले कोई आउट होता तो शकील अंदर जाता कि यार कोई बात नहीं। लेकिन एज ए ओपनर शकील को मेरा ख्याल है कि नहीं आना चाहिए था, दोनों को ओपनर आना चाहिए था, रूसो को आना चाहिए था नंबर 3 पे अगर पार्टनरशिप बड़ी होती है तो। अगर शकील बारी नहीं लेगा तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर अच्छा टोटल उनके बैट्समैन कर देंगे तो उनके बॉलरों के लिए आसानी होगी। हाँ जी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आता है सब प्लेयरों को कि यार कप्तान अपने लिए नहीं खेल रहा, टीम को साथ लेके चल रहा है। और कोचिंग स्टाफ को एक क्लियर मैसेज चला जाता है कि कप्तान अपने लिए नहीं कर रहा, ये टीम को साथ लेके चलेगा और ये टीम की विनिंग में अपना एक अहम रोल प्ले कर रहा है। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज आता है पूरी दुनिया में और सारी टीमों पे जाता है। और एज ए टेस्ट प्लेयर क्रिकेट बोर्ड को भी ये पता होता है कि यार ये अगर हमने इसको वाइस कप्तान बनाया, कोच भी बनाया, तो अगर ये फ्रेंचाइज में इसको कप्तान बनाया है तो ये टीम को साथ लेकर चल रहा है और लॉन्ग टाइम ये पाकिस्तान को सर्व करेगा। जो 5 मेंटोर्स हैं और ये सारों को जो सिलेक्टर हैं, इनको ये मैसेज फ्रेंचाइज के साथ बैठ के देना चाहिए कि हमने ये ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, आप इसके मॉडल पे चले जैसे डोमेस्टिक के लिए मैसेज देते हैं। मैं एक यहाँ पे बात जरूर ऐड करूंगा कि मैं 2 साल काउंटी खेला था तो उस वक्त इतनी फास्ट क्रिकेट हुई नहीं थी।
तो मॉर्गल ने पूरी काउंटी को एक मैसेज कन्वे कर दिया था कि हमने 6 ओवरों में हमने 60-65 करना है, चाहे विकेट जैसा मर्जी है, चाहे आप 4 आउट हो जाओ, 5 आउट हो जाओ। और जब उन्होंने मैसेज कन्वे किया ना, तो यकीन माने कि मैं भी उस काउंटी में खेल रहा था, तो मेरी समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने कहा जी हमने फॉलो करना ही करना है कि उधर क्रिकेट बोर्ड से ये मैसेज आया हुआ है। तो इस वजह से इंग्लैंड की क्रिकेट बहुत फास्ट हुई है। तो जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चाहे डोमेस्टिक है चाहे लीग है, अपनी टीमों को ये मैसेज कन्वे नहीं करेगा कि भाई सर्कल में हमने ये करना है, हाँ। तो उतनी देर तक हमारी क्रिकेट नहीं इंप्रूव हो सकती। क्योंकि ये मॉर्गन ने अगर जो कहा, तो सिंगल बंदे ने पूरी उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। कप्तान था, उसने अपने पे नहीं लिया, उसने पूरी इंग्लैंड पूरे सिस्टम को चेंज किया। क्योंकि ये माशाल्लाह इंग्लैंड में रहते हैं, इन्होंने वहां पे बड़ी क्रिकेट भी खेली है और देखते भी हैं, तो मेरे ख्याल से कि ये ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे कि उनकी लीग मानना है कि बारिश हो गई, 6 ओवर का मैच हो गया, क्या करेंगे आप? सिंगल डबल वो आप करेंगे ना, आपकी टीम करेगी ना। क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना रन होने चाहिए? वो तो ऑब्वियसली पिच के अकॉर्डिंगली आपने सेस करना ना। कप्तान ने 80 तो एटलीस्ट माइंड में होगा। सही है यार, इसी माइंड के साथ कि यार ये बारिश होगी, उस तरह प्ले डेवलप करोगे यार, 6 ओवर को खेलना कैसे, क्योंकि आप फंसे पहले 6 ओवर में, उधर ही मैच खत्म हो जाता है। वही 20-30 रन का फर्क जो है ना, वो आपसे पूरा ही नहीं होता पूरे मैच में। और आपने रही बात 10 से 15 रन फील्डिंग में भी देने होते हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी जो लैक ऑफ कप्तानी की जो नॉलेज ऑफ द गेम है, जो सिचुएशन रीडिंग है, उसमें भी आपने 10 से 15 रन देने होते। तो आप हर जगह पे फंसे हुए। आप ये नहीं है कि आप फिर अगर आप सारी चीज़ों से निकल भी जाते हो ना, तो आपके जो बॉलर्स हैं उस सिचुएशन में आपको टफ टाइम देते हैं, जब आप कहते हैं यार इस ओवर में 10 रन से ज्यादा ना देना। इसमें ना एक मैं स्टैट था, अभी क्विकली हम क्लोजिंग मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूँ। जैसे इन्होंने बताया ना कि पहले 6 ओवरों में, आप यकीन माने जब T10 पहली दफा हुई थी ना शारजा में, तो हम फाइनल में पहुंचे थे मॉर्गल के साथ। मॉर्गल दूसरी टीम का कप्तान था। आप यकीन माने हमने 127 किया, हम बड़े रिलैक्स बैठे में 10 ओवरों में कि यार हम जीत गए। आप यकीन माने उन्होंने 8 ओवरों में चेज किया, मॉर्गल ने मार मार पागल कर, क्योंकि आपका माइंड सेट इस तरह का उसने मार मार पागल कर। मैं एक चैट में शेयर कर रहा था कि दुनिया की जितनी भी लीग होती है, सबसे ज्यादा डॉट बॉल पाकिस्तान लीग में खेली जाती है। 40 एवरेज डॉट बॉल, यानी कि 120 में से 40 निकाली यार, ये बहुत बड़ी बात है यार। वही बता रहा हूं, 120 बॉलों में से 40 बॉलें आप डॉट खेल रहे हैं। ओडीआई में 150 डॉट बॉलें खेल रहे हैं, तो आप तो क्लैरिटी के साथ दुनिया से बहुत पीछे थे। इसके लिए क्या मैं तो फिर, अगर आप ये बता रहे हैं ना, जब हमारे टाइम पे तो इतने डॉट होते नहीं थे जब हम लोग खेलते थे। अगर इतने बॉल डॉट हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान टीम के साथ 13-13, 14-14 कोच जा रहे हैं, किस बेस पे जा रहे हैं? ये प्लेयरों के साथ काम तो करें, प्लेयरों को बताएं तो सही। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज देना चाहिए प्लेयरों को कि भाई ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो, दुनिया की क्रिकेट कहां जा रही है और आप लोग कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो। जब तक डॉट बॉल कम नहीं होंगे तो आप लोग स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब जैसे न्यूजीलैंड में आप ये देखें, मैं मैच देख रहा था कि 75-80 एक्स्ट्रा रन हो रहे हैं। हाँ जी, इतना हमारा कोई बैट्समैन नहीं कर रहा था, हम एक्स्ट्रा दे रहे थे। एक्स्ट्रा सबसे हाईएस्ट रन। अजहर महमूद साहब क्या कर रहे हैं वहां पे? अजहर महमूद साहब, अभी मैं उमर यहाँ पे एक और मजे की बात, आप घास, मेरा ख्याल अभी क्लोजिंग करते हैं, कल इस पे ना डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत है, डिस्कशन बहुत है, और ये PSL के हवाले से और इनसाइड बड़ी चीजें आपके सामने लेके आएंगे जी। आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।